नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे वक्फ बिल पर मुंबई में विपक्ष का निकला जुलूस, क्यों सीएम फडणवीस से मिले अबू आजमी, राज ठाकरे ने क्यों आईबी को लिखा खत और मुंबई में क्यों पड़ेगा पानी का अकाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र टॉप हेडलाइंस पर। संजय राउत, अरविंद सावंत और वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ बीजेपी ने मुंबई में लगाए पोस्टर, मचा भयंकर बवाल। वक्फ के कानून बनते ही एक्शन शुरू, कब्जा की गई जमीनों को जल्द कराया जाएगा खाली। अबू आजमी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, धार्मिक स्थलों को लेकर की बड़ी मांग। राज ठाकरे ने आईबी को लिखा खत, मराठी भाषा को लेकर दी धमकी। मुंबई में पड़ेगा पानी का अकाल, जल टैंकर एसोसिएशन ने रोकी सप्लाई। खबरों में सबसे पहले बात वक्फ बिल पर लगे पोस्टर्स की। भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर मुंबई में अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स में सार्वजनिक रूप से कटाक्ष किया है। वक्फ बिल का विरोध करने पर कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़, अरविंद सावंत और संजय राउत के निर्वाचन क्षेत्र में हमला करते हुए कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। हाल ही में वक्फ बिल को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिली थी और इस दौरान विपक्षी दलों ने इस कानून के खिलाफ वोटिंग की थी। अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का शक्ल अख्तियार कर चुका है। शिवसेना के उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से सांसद अरविंद सावंत और मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ का नाम लेते हुए पोस्टर्स में उन्हें गद्दार यानी देशद्रोही करार दिया गया है। इतना ही नहीं, संजय राउत जो भांडुप में रहते हैं उनके क्षेत्र में भी बीती रात गद्दार लिखे हुए पोस्टर लगाए गए। पोस्टर्स बुधवार को लगाए गए थे, वो अभी भी कई जगहों पर लगे हुए हैं। वर्ली में आरजी थंडानी रोड, चैम्बूर में तिलक नगर, सहकार टॉकीज और भांडुपकुंड में पोस्टर लगाए गए हैं। पिछले साल दिसंबर में भी युवा कार्यकर्ता तब चर्चा में आए थे जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की थी, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और अब एक बार फिर बीजेपी की मुंबई युवा विंग ने इस तरह के पोस्टर्स लगाए हैं। जिस पर विपक्ष से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गद्दार कौन है सब जानते हैं, उसके लिए हमें किसी पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जो झूठ बोल रहे हैं वो पोस्टर लगाते हैं। आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी एकनाथ शिंदे गुट को गद्दार कहती रही है। दरअसल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के भीतर बड़ी बगावत हुई थी और इसी दौरान कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था और एकनाथ शिंदे यहां पर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। तब से गद्दार और खोखा शब्द महाराष्ट्र की राजनीति के चलन में है। अब ये शब्द विपक्ष के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने वक्फ बिल पर हुई वोटिंग के दौरान इसके खिलाफ वोटिंग की थी, जिसको लेकर अब मुंबई में बवाल मचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की बात कही। उनका कहना है कि फ्रॉड हो रहा है। महाराष्ट्र में जितनी भी भ्रष्टाचारी संस्था हैं सभी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग समन और वारंट भेजकर वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्यारे खान ने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड के पास महाराष्ट्र में कुल कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संस्थाएं हैं और जितनी भी हैं वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं, कौन से जिलों में कितनी जमीन है, हर जिले के हिसाब से कितनी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग ने कई बार वक्फ बोर्ड से इसकी डिटेल मांगी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया। अल्पसंख्यक आयोग अब वक्फ बोर्ड के तमाम पदाधिकारियों और अधिकारियों को समन भेजकर पुलिस से नोटिस भिजवाकर अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि कई कांग्रेस और उद्धव गुट के नेता भी इसमें शामिल हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने सिर्फ घोटाला ही घोटाला किया है। प्यारे खान ने कहा कि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग को भी पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है। वक्फ बोर्ड को खत लिखकर यह जानकारी मांगी गई है कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, नागपुर में कितनी जमीन है, कितनी संस्थाएं रजिस्टर्ड है, लेकिन एक भी खत का जवाब वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया।
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और फ्रॉड हो रहा है। 2024 में भी एक पत्र वक्फ बोर्ड को लिखा गया था कि कितनी लैंड है, उसका क्या हाल है, किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग अब वक्फ बोर्ड को समन भेजेगा, समन के बाद भी नहीं आएंगे तो उनका वारंट निकल जाएगा। उसके बावजूद भी वो नहीं आए तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लाएगी। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जितने भी भ्रष्टाचारी संस्थाएं हैं सभी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बना हुआ है। मदरसे मस्जिदें काफी परेशान हैं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की भलाई के लिए बनाया गया, लेकिन कोई काम वहां नहीं होता, चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ लोगों को पहले से ही भ्रष्टाचार करने की आदत लगी हुई है और इससे गरीब मुसलमान परेशान है। खबरों में आगे का रुख करते हैं और अब बात अबू आजमी की। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें और मांगों का जिक्र करते हुए आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुंबई और संपूर्ण महाराष्ट्र में अवैध धार्मिक स्थलों और एक ही वर्ग के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर धार्मिक भावना भड़काने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि कुलाबा मुंबई में जो जेटी प्रोजेक्ट है और जो दूसरी जगहों पर स्थानांतरित करने से जुड़ा है, उससे देवेंद्र फडणवीस से इसको लेकर भी उन्होंने खत सौंपा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके के जो सुन्नी कदरिया मस्जिद के पास किरीट सोमैया पहुंचे थे और उनका आरोप था कि यहां पर स्थित ग्रेट ईस्टर्न गार्डन नाम की सोसाइटी के पास सड़क पर और फुटपाथ पर नमाज पढ़ी जाती है, वह ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर भी ऐतराज जताया। उन्होंने पिछले दिनों इसकी शिकायत शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में की और 172 यहां पर ऐसी मस्जिदें हैं जिनके खिलाफ एफआईआर किरीट सोमैया ने कराई। उनका दावा है कि किसी भी मस्जिद ने लाउडस्पीकर की यहां पर जो अनुमति है वो नहीं लिए। पिछले दिनों अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब पर भी बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आजमी पर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था अबू आजमी 100% जेल जाएंगे। संभाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी सिलसिले में भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है जो उन्होंने सीएम फडणवीस से मुलाकात की है वो इसी से जुड़ी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फडणवीस से इसको लेकर माफी भी मांगी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का मुद्दा गर्माता जा रहा है और इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शीर्ष बैंक निकाय से बैंकों को आरबीआई के मापदंडों के मुताबिक अपनी सेवाओं में मराठी का इस्तेमाल करने का निर्देश देने के लिए कहा है। एमएनएस प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर उनकी पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी। एमएनएस नेताओं की तरफ से 9 अप्रैल को इंडियन बैंक एसोसिएशन को सौंपे गए एक खत में राज ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर बैंक अपनी सेवाओं में 3 भाषा फार्मूले यानी अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा महाराष्ट्र यानी मराठी का पालन नहीं करते हैं तो कानून और व्यवस्था के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब शनिवार को राज ठाकरे ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो बैंकों और दूसरे प्रतिष्ठानों में मराठी के इस्तेमाल को लागू करने के लिए आंदोलन को फिलहाल रोक दें, क्योंकि हमने इस मुद्दे पर पर्याप्त जागरूकता पैदा कर दी। आंदोलन के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर कहा कि मन से कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले लोग बैंक शाखाओं में जा रहे हैं और कर्मचारियों को धमका रहे हैं। 30 मार्च को गुड़ी पड़वा की रैली में राज ठाकरे ने आधिकारिक कामों के लिए मराठी को कंपलसरी बनाने की अपनी पार्टी के रुख को दोहराया था। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग जानबूझकर मराठी भाषा नहीं बोलेंगे उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा। और खबरों के आखिर में बात मुंबई से जुड़ी है। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन ने बीएमसी की निजी कुओं के मालिकों को जारी किए गए नोटिस के विरोध में शहर भर में अपने परिचालन को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। और खबरों के मुताबिक यहाँ पर एसोसिएशन जो 500 से 20,000 लीटर की क्षमता वाले करीब 1800 पंजीकृत टैंकर्स का संचालन करती है, उन्हें साउथ मुंबई के समृद्ध इलाकों सहित पूरे मुंबई में आवासीय और वाणिज्य क्षेत्रों में करीब 350 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की जो आपूर्ति करती है वो रोकने की धमकी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक MWTA के प्रवक्ता अंकुर शर्मा ने बताया कि बीएमसी ने निजी कुओं के मालिकों पर लगाए गए कई नियामक आवश्यकताओं के कारण शटर डाउन किया था। नए निर्देशों के अनुसार हर कुआं मालिक के पास 500 वर्ग मीटर भूमि के पट्टे या स्वामित्व का प्रमाण होना चाहिए, डिजिटल जल प्रवाह मीटर लगना चाहिए, BIS मापदंडों का पालन करना चाहिए, दैनिक जल निकासी एक सटीक डेटा प्रदान करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति यहाँ पर कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे घनी आबादी वाले और जगह की कमी वाले शहर में इन नियमों का पालन करना मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि हमने मुख्यमंत्री कार्यालय और इससे जुड़े अधिकारियों को खत लिखा है, लेकिन हमारी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। जब तक सरकार छूट नहीं देती हम आपूर्ति फिर से शुरू नहीं करेंगे। मुंबई के उपनगरीय जिलों के संरक्षक मंत्री आशीष शेलार ने भी जल शक्ति मंत्रालय को लिखे खत में उन्होंने आग्रह किया है कि निजी कुएं मालिकों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। उनके हस्तक्षेप के बावजूद बीएमसी की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ व्यापार बंद होने की बात नहीं है, ये शहर के कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा का पतन है। हमारे पास संसाधन होने तक परिचालन को निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अनिश्चितकालीन हड़ताल से महानगर के कई हिस्सों में पानी जो है उसकी सप्लाई बाधित होने की आशंका है, खासकर उन इलाकों में जो दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकर डिलीवरी पर ज्यादा निर्भर हैं। यानी पानी की सप्लाई मुंबई में रोक दी गई है, जिससे यहाँ पर मुंबई में पानी का अकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।